Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today we are going to start a new topic, and this is very important aspect for any cost accountant who is managing a manufacturing concern. अगर आप एक अच्छा रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए रेडी हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखिए, आप अगर कॉस्ट को पूरा साल मैनेज किया लेकिन यू आर अनएबल टू रिपोर्ट इन अ प्रॉपर मैनर, तो आपके पूरे साल की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो हार्डवर्क है दैट कुड बी वेस्टेड। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने पूरा साल मेहनत की एंड यू हैव क्रिएटेड all costs related to material at first hand, and then you have worked out to manage all costs related to labor and then FH. So here is the time when you will create a report related to material cost, labor cost and FH cost, और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर पूरे साल का व्यू आपने क्रिएट करके देना है। तो एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रिपोर्ट। अच्छा जी, उसके बाद चूँकि आई हैव मैंशनड दैट यू आर मैनेजिंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मीन्स कि जो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर यूजिंग रॉ मटेरियल, अप्लाइंग लेबर अपॉन दैट रॉ मटेरियल एंड सम फिनिश गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। कुछ लेबर यूनिट काम कर रही है और वो मेहनत करके, वर्कआउट करके, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स की शक्ल दे रहे हैं और वो कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी यूजुअल एग्जांपल आपको पता है, एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है और जहाँ पर आप शर्ट्स को, ट्राउज़र्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टिच करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और फिर इन गारमेंट्स को फिनिश गुड्स की शक्ल देते हैं। तो हमने बहुत सारी टर्म्स कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑलरेडी सीख ली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, तो ये रिपोर्ट जो है वो प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। सिंस यू आर रिलेटेड विद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन कॉस्ट के साथ आएगा। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और इसको एब्रीवेटिव वे के अंदर अगर लिखना हो तो इसकी एब्रीवेशन नॉर्मली यूज़ होती है CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। दैट इज़ वाई since it's a report, that's why I'm saying it's very important। अगर आप अच्छा रिपोर्टर बन रहे हैं, अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इट वुड बी फार 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 बेनिफिशियल फॉर एनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, बेसिकली दो अलग पेजेस को आपने डिवाइड करना है। आप यूँ कंसिडर कर लें कि एक पेज के ऊपर ये वाली साइड जो मैंने अरेंज कर दी है, ये एक पेज पर आपने कंप्लीट करना है और एक नेक्स्ट पेज पर आपने क्रिएट करना है। हम उसको एक छोटी सी सेपरेटिव लाइंस लगा के अलहदा कर देते हैं और दूसरा काम आपने इस पेज के ऊपर करना है। ओके, अब कॉलम्स की शेप और बाकी सारी शेप्स भी हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अब आपको पहले लेफ़्ट पेज पर और फिर राइट पेज पे आना है, लेकिन पहले जो आपके पेज का लेफ़्ट साइड है, आप समझें वो ये वाली लेफ़्ट साइड है, इसके ऊपर आपने अपनी क्रिएटिविटी शो करवानी है। इसमें जो सबसे पहली बात जिस चीज़ को आपने डिस्कस करना है वो रॉ मटेरियल से एसोसिएटेड है और रॉ मटेरियल के बारे में आपने बताना है, और इस पूरे शेड्यूल का नाम आपने क्वांटिटी शेड्यूल रख देना है और इसको हम हेडिंग के तौर पे लेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है दैट इज़ कंसिडर टू बी क्वांटिटी शेड्यूल। ओके, और इस क्वांटिटी शेड्यूल का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन है आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ। देखिए, रिपोर्टिंग क्या होती है, आप अगर फ़र्ज़ करें कि एक बिज़नेस मैनेज कर रहे हैं या एज एन अकाउंटेंट वहाँ की कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें आपने एग्जांपल मैं कोट करने लगा हूँ, तो आपने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है अबाउट दिस क्वांटिटी शेड्यूल। लेट्स से इन योर बिजनेस यू हैव इंट्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। आप गारमेंट्स बनाते हैं, ट्राउज़र और शर्ट्स सीने के लिए आपने 10,000 मीटर कपड़ा अपनी फैक्ट्री के अंदर मंगवा लिया है। अब ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेक केयर वेयर दैट 10,000
मीटर ऑफ रॉ क्लॉथ हैड गॉन। तो आपकी उसकी पूरी रिपोर्टिंग प्रोड्यूस करनी है कि उस 10,000 मीटर के कपड़े से क्या क्या यूज़ किया गया और क्या बनाया गया। इस पूरे कंप्लीट स्केड्यूल को आपने क्वांटिटी शेड्यूल का नाम देना है। मैं फिर याद दहानी करा रहा हूँ आपको, ये लेफ़्ट वाला हमारा पेज है। अभी लेफ़्ट पे 2 आपने स्टेटमेंट्स क्रिएट करनी है और राइट वाले पेज पर भी 2 अलग अलग पार्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं। इस क्वांटिटी शेड्यूल के बाद हम एक हाफ पार्ट नीचे भी सॉल्व करेंगे इस पेज पे। बहरहाल ये पूरा लेफ़्ट पेज है। अब हम स्टार्ट करते हैं। 2 तरह से आपको बुक के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। एक तो सबसे पहले वो यूनिट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और यूनिट्स के साथ वर्ड लिखा होगा या स्टार्टेड या यूनिट्स रिसीव्ड लिखा हो सकता है। ओके, अब जगह थोड़ी सी कम है, हम इसको बढ़ा देते हैं। तो यूनिट्स आपने जो रिसीव किए या स्टार्टेड किए, इसको आपने प्रोसेस समझना है कि आपका एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपने यूनिट रिसीव किए। जो एग्जांपल हमने ली है, हम उसी एग्जांपल को साथ में कोट कर रहे हैं कि 10,000 यूनिट्स आपके पास रॉ मटेरियल की सूरत में आए। ये रॉ मटेरियल के यूनिट्स हैं। अब आप थोड़ा सा पहले अपना माइंड क्रिएट करें कि इफ़ यू हैव रिसीव 10,000 नंबर ऑफ़ यूनिट्स, 10,000 मीटर कपड़ा आपके पास आ गया, तो वो 10,000 मीटर कपड़ा कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली आप उसको लाए ही इसलिए हैं कि आपने मैन्युफैक्चरिंग करानी है, तो आप बोलेंगे कि इनमें से कुछ यूनिट्स तो 100% कंप्लीट हो गए हैं और उनको मेंशन कर दें। यानी कि 10,000 मीटर कपड़ा आपके पास आया, आउट ऑफ 10,000 लेट्स से 7,000 मीटर ऑफ रॉ क्लॉथ हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स। आपने 10,000 कपड़े में से 7,000 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया और उससे आपने ट्राउज़र्स और शर्ट्स सी ली। तो सबसे पहला काम तो यही करना था, आप कपड़ा मंगवाए ही इसलिए है कि आपने उससे शर्ट्स और ट्राउज़र्स गारमेंट्स स्टिच करनी है, हो गई। लेकिन अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो आपने बाकी 3,000 को भी रिपोर्ट करना है कि वो कहाँ पर है। तो आप फिर दोबारा सोचिए वो 3,000 कहाँ पर है। अगली बात जो आपने समझनी है वो यूनिट्स कौन से हो सकते हैं। 7,000 मीटर कपड़ा में से कुछ इन प्रोसेस यूनिट हो सकते हैं। इसका क्या मतलब कि आपने 1500 एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ 1500 यूनिट्स इस तरह के थे कि वो अभी फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स के पास है। यानी पॉसिबली उन्होंने ट्राउज़र और शर्ट सीनी थी, लेकिन उसमें से ट्राउज़र सिल गए और शर्ट्स अभी सिलनी बाकी है। तो कपड़ा अभी भी वर्कर्स के पास पड़ा हुआ है, वो इन प्रोसेस होगा। उसको वर्क इन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, यानी कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो वर्क इन प्रोसेस के अंदर है। यहाँ जब आप कंप्लीटेड लिखेंगे तो इसके लिए एक अलग लैंग्वेज भी यूज़ हो सकती है। आपके साथ वो वर्डिंग यूज़ कर सकता है कि ट्रांसफ़र्ड हो गए हैं, कंप्लीट होके कहाँ आउट हो गए, ट्रांसफ़र्ड आउट। ओके, जगह और कम पड़ गई है, थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने इसके परफॉर्मे को इसी तरह से जैसे मैं शेड्यूल कर रहा हूँ वैसे ही आपने कंप्लीट करना। अच्छा, यूनिट स्टार्टेड आपने किए 10,000, उनमें से 7,000 आपने कंप्लीट कर दिए हैं, 1,500 वर्क इन प्रोसेस है। आप देख रहे हैं ये 8,500 हुए, यानी कि 7,000 और 1,500 8,500 हुए। अभी भी कुछ यूनिट्स कम हैं, तो आप बताएं कि अगर या तो वो कंप्लीट हो गए या फिर वो अभी इन प्रोसेस हो, तो बाकी यूनिट किधर चले गए। तो देन आपने नेक्स्ट जो स्टेप लेना है वो पॉसिबिलिटी आपको बुक के अंदर देगा कि वो यूनिट्स बाकी के लॉस हो गए हैं, यूनिट लॉस्ट। अब इसके अंदर 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो नॉर्मली लॉस्ट हुए, यानी कि नॉर्मल यूनिट लॉस्ट हुए, कैपिटल नहीं लेना, नॉर्मल लॉस है। ओके, ये फिर कैपिटल लिखा गया है, हम इसको, तो वो नॉर्मल लॉस हो सकते हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एबनॉर्मली लॉस्ट हो सकते हैं। अब ये आपने पहली दफ़ा सुना कि एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस कौन से होते हैं। तो अब यहाँ थोड़ी सी डिस्कशन इसके बारे में हम करते हैं। नॉर्मल लॉस का मतलब है कि नो मैटर हाउ मच कंट्रोल यू विल हैव इन योर फैक्ट्री, दैट लॉस विल श्योरली बी हैपनिंग। मतलब आप जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर लें, वो लॉस हर सूरत में होना है। दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल लॉस। जैसे आपकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है,
आपने कपड़ा काटना शुरू किया, तो काटते हुए एक पूरे ट्राउज़र की को शेप देने के लिए बहुत छोटे छोटे टुकड़े, आपने देखे होंगे टेलर मास्टर भी कुछ 1-2 हफ्तों के बाद उन छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर रख के यहाँ पाकिस्तान में वो जला देता है या उसको वेस्ट कर देता है। तो इसी तरह से अगर आप भी स्टिचिंग जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब आप गारमेंट्स को, कपड़े को काट रहे हैं, तो काटते हुए नो मैटर हाउ मच यू विल कंट्रोल, वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उन्होंने नुकसान होना ही होना होता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। एक और एग्जांपल है, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो आपको वो हल्की सी स्टीम नज़र आती है जब वो पेट्रोल डाल रहे होते हैं। तो पेट्रोल तो हाईली इवेपोरेटेड एक एलिमेंट है, आप उसको ओपन रखेंगे तो पेट्रोल ने वेस्ट होना ही होना होता है। अब आप उन्हें कहें कि इसको वेस्ट होने से बचाएं तो इट्स इम्पॉसिबल, वो कवर कर ही नहीं सकते जब पेट्रोल को आप डाल रहे होते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि वो तो कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आप जब पेट्रोल पंप वाले लोगों से बात करेंगे तो यू विल कम टू नो कि रोज़ाना एवेपोरेट होते हुए 1000 लीटर के पीछे अगर 1 लीटर 2 लीटर भी एवेपोरेट हो गया तो दिस इज़ लॉस। तो आपको वो लॉस को मेंशन करना है, यानी कि जितना मर्जी कंट्रोल कर लें वो नॉर्मल लॉस हर सूरत में होता है। अच्छा जी, अब नॉर्मल लॉस की हम एग्जांपल, नॉर्मल लॉस क्या है कि देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एरर इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, यानी कि आप चाहते तो इस लॉस को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आपने पूरी तरह से उसमें कंट्रोल नहीं किया, मिसमैनेज हुआ और वो लॉस हो गया। तो लॉस बाय एक्सीडेंट होते हैं, लॉस बाय थेफ्ट होता है, लॉस बाय फायर होता है, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस सूरत में वो लॉस हमेशा ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, उनको आपने एबनॉर्मल लॉस का नाम देना है। मैं थोड़ा सा नीचे जाके इनकी एग्जांपल लिखता हूँ और आपने उनको नोट कर लेना है। हमने नॉर्मल लॉस के बारे में क्या बात की कि नो मैटर हाउ मच यू विल कंट्रोल दैट लॉस विल श्योरली बी हैपन। इस नॉर्मल लॉस को अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल लॉस भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स के लिए हमने जैसे बात की है कि अगर वो शॉर्टेज हो जाती है, एवेपोरेट हो जाते हैं, अगर कटिंग वेस्ट हो जाती है, तो ये सारी एग्जांपल है जिससे आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस बहरहाल आपने समझना है कि ये अनकंट्रोलेबल लॉसेस होते हैं। ओके, अब आप यहाँ पर चेक करेंगे कि जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो क्या है। एबनॉर्मल लॉस एसोसिएट होता है कंट्रोलेबल लॉस, कंट्रोलेबल लॉस। और कंट्रोलेबल लॉस कौन सा होता है, यानी कि आप चाहते तो उस लॉस से बच सकते थे, मगर ड्यू टू सम ह्यूमन एरर दैट लॉस हैड हैपेंड। अब वो कौन से होते हैं, अगर लॉस बाय थेफ्ट हो यानी चोरी हो जाए, और आपको ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जी इट वाज गॉड विल, अल्लाह की मर्ज़ी थी, चोरी हो गया। नो, देयर विल डेफिनेटली बी सम ह्यूमन एरर व्हेन एवर देयर इज़ थेफ्ट एट फैक्ट्री। तो आपने उसको कंट्रोल करना था, आप नहीं कर पाए, तो वो फिर भी लॉस हो गया। तो ये एक नॉर्मल लॉस है। लॉस बाय फायर, आग लग गई, again it's an human error, it's a human error, or if that was a better and sufficient or manageable control तो that loss can be avoided, लेकिन आप उस लॉस को अवॉइड नहीं कर पाए और लॉस हो गया। तो इसी तरह से अगर लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है और लॉस बाय एक्सीडेंट है, सिमिलरली यू वर सपोज टू कंट्रोल एफिशिएंटली, मगर आपने उसको एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं किया और लॉस हो गया, तो उस एक्सीडेंटल लॉस का नाम भी आपने एबनॉर्मल लॉस में लेना है। तो ये दो लॉस हो गया आपके पास, एक नॉर्मल लॉस है और एक एबनॉर्मल लॉस है। फ़िलहाल तो आपको बुक के अंदर वो क्लियरली बताएगा कि इतने यूनिट लॉस हुए और उनमें ये नॉर्मल लॉस है और ये एबनॉर्मल लॉस है। आपके पास 8500 यूनिट्स थे, लेट्स से कि जो नॉर्मल लॉस हुए वो 1000 है और जो एबनॉर्मल लॉस हुए वो 500 है। और यूँ आपने अपने सारे यूनिट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। और ये पता कैसे चलेगा, जब आपको यूनिट्स की जो एक्सप्लेनेशन आपने इधर की है फर्स्ट साइड के ऊपर, उसका टोटल करें
तो आपको जो टोटल मिलेगा वो वही टोटल होगा जो इस साइड का टोटल होगा। और यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा है कि हैं ही सिर्फ 10,000, तो उसका टोटल भी 10,000 आया। यहाँ पर आपने इस बात को समझ लेना कि ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होंगी। आपको अगर फ़र्ज़ करें कि क्वेश्चन के अंदर या बुक के अंदर आपको ये यूनिट्स यहाँ तक तो दिए हुए और यहाँ तक दिए हुए, लेकिन यूनिट्स पूरे नहीं हो रहे, तो आपने ख़ुद पूरे करने और तरतीब यही रखनी है, सीक्वेंस यही रखना है, नॉर्मल लॉस हैं या एबनॉर्मल लॉस। एनी हाउ आप जब भी क्वेश्चन करेंगे ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होंगी। ये पहला पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। इट वुड बी कंसिडर्ड एज क्वांटिटी शेड्यूल। जो पहला आपने शेड्यूल कंप्लीट किया, इट इज़ क्वांटिटी शेड्यूल। अच्छा, एक बात आपने जहन में ये रखनी है कि व्हेन यू हैव रिसीविंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चैप्टर, उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी समझ में आ रहा है। आपने पहले उसकी शेप को समझना है, उसकी इंग्लिश राइटिंग को आपने समझना है, इनपुट को समझना है और उनकी जगहों को पहचानना है। अभी प्रॉब्लम चूँकि हम सॉल्व कर ही नहीं रहे, तो आपको परफॉर्मर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्रिएट होनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो क्वांटिटी शेड्यूल आपने बनाया, उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट टॉपिक आपने डिस्कस करना है वो आपके पास कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट। ओके, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं और ये भी हेडिंग है, ये नेक्स्ट हेडिंग है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। ओके, मैं इन कलर्स के ज़रिए डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और डिफ्रेंशिएशन का एक्चुअल पर्पस ये है कि आपको इनकी दोनों सेपरेट वैल्यूज़ का समझ आनी चाहिए। अच्छा, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है कि जो ये यूनिट्स आप रिसीव किए और मैन्युफैक्चर किए, कुछ प्रोड्यूस हो गए, कुछ नहीं प्रोड्यूस हुए, कुछ लॉस हो गए, इन पर कॉस्ट कितनी आई है। स्टार्ट आपने किससे करना है, पहले आप लिखेंगे जो कॉस्ट रिसीव हुई है फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। आप डिपार्टमेंट का क्या मतलब हुआ ये भी आपने समझना है। कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने वो गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट विल स्टार्ट प्रोसेस ऑफ कटिंग। अगर आपने ट्राउज़र और शर्ट बनाना है तो सबसे पहले कपड़े की कटिंग होती है, तो ये डिपार्टमेंट 1 हो गया। वो कटिंग करने के बाद ये सारा कटा हुआ रॉ मटेरियल पहुंचा देते हैं स्टिचिंग के अंदर। वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, बटन लगते हैं, जिप्स लगती हैं, उनकी स्टिचिंग कंप्लीट होती है। ये सेकंड डिपार्टमेंट हो गया प्रोसेसिंग का। और उसके बाद थर्ड में वो चली जाती है पैकिंग के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए, तो तीसरा अलग डिपार्टमेंट है। इस तरह से एक फैक्ट्री के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप कटिंग और फिनिशिंग के 2 डिपार्टमेंट्स हैं और आप ये जो रिपोर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये रिपोर्ट फिनिशिंग डिपार्टमेंट की यानी सेकंड डिपार्टमेंट की है, तो कुछ कॉस्ट आप पीछे से ही रिसीव करके आएंगे यानी कटिंग डिपार्टमेंट से। ये उस कॉस्ट की समरी आपने यहाँ पर लिखनी है और इस जगह पर सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखनी है आपने, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है पिछले डिपार्टमेंट की डिटेल नहीं आपने लिखनी, उसकी टोटल कॉस्ट लिखनी है। और टोटल कॉस्ट लिखने के लिए चूँकि अभी हमारे पास अमाउंट नहीं है, हम सिर्फ एक सैम्बल शो करवा देते हैं। ये टोटल कॉस्ट है जो कैपिटल लेटर से शो हो रही है और एक स्मॉल लेटर से शो होगी, वो पर यूनिट कॉस्ट है। अच्छा, अब इनकी जो हेडिंग यूज़ होंगी यहाँ पे वो भी मैं साथ में आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर उसकी डिटेल आप लिखा करेंगे, यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिखे करेंगे और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट आप मेंशन किया करेंगे। ओके जी, मैं थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करने के लिए लाइंस वगैरह लगाई हैं। तो पहली लाइन आपको पता होनी चाहिए कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अभी अमाउंट नहीं पता तो हमने सपोज करके कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट ने ऐड की है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ऊपर वाली कॉस्ट है ये कटिंग डिपार्टमेंट की है और आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की जितनी कॉस्ट है वो समराइज़ करके आपने यहाँ पर लिख दी। और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से कॉस्ट ऐड करेगा, और ये भी आपको पहले से ही डिस्कशन में बात आ गई हुई है कि जो डिपार्टमेंट चाहे कॉस्ट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सिर्फ 3 चीज़ों के साथ एसोसिएट होता है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि उसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई है। अब आपको याद आ गया होगा कि हम मटेरियल से एसोसिएटेड होते हैं।
फिर आप देखेंगे कि आपकी लेबर की कॉस्ट कितनी आई है, और फिर फाइनली आप चेक करेंगे कि आपके फैक्ट्री ओवरहेड यानी एफ की कॉस्ट कितनी आई है। अच्छा, अब आपने यहाँ ध्यान रखना है कि चूँकि आपके पास अमाउंट नहीं है, तो आप फ़िलहाल इस अमाउंट की वजह से आप सिर्फ सिंबॉलिकली अल्फ़ाबेटिक्स यूज़ करेंगे। अगर मटेरियल की कॉस्ट है तो कैपिटल एम किसके लिए यूज़ होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। दोबारा सुने, कैपिटल एम किसके लिए यूज़ होगा? ये कॉलम है टोटल का, तो कैपिटल एम टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और साथ में मैं मेंशन कर रहा हूँ स्मॉल एम, इसका मतलब है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इस तरह लेबर के लिए अगर आप एल यूज़ कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर, और स्मॉल एल आप यूज़ कर रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। इस तरह एफ़ आप यूज़ कर रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, और स्मॉल एफ आप यूज़ कर रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ एच। ओके गाइज, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव्ड, तो रिसीव के लिए ज़रा बेटर लगता है कि हम आर रखें ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको याद रख सकें। स्मॉल आर और कैपिटल आर रखें, और वो मैंने इसलिए चेंज किया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव, तो रिसीव से आर आपको याद रहेगा, और स्मॉल आर पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये मैंने आपसे क्या कहा, ये बुक में गिवन होंगे, ये बुक में गिवन होंगे, ये भी बुक में सब कुछ बुक में गिवन होगा, आपने सिर्फ परफॉर्मे के मुताबिक उनको ढूंढना है। अच्छा गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आपसे डिस्कस करना है कि अब यहाँ पर आपने जो नॉर्मल लॉस है उसकी कैलकुलेशन करनी है, और नॉर्मल लॉस कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा, और आपने बर्डनाइज नहीं होना। अभी सिर्फ आपने इस परफॉर्मे की शक्ल देखनी है, और शक्ल पहचान के जब वक्त आएगा तो हम इंशाल्लाह ताला इसको प्रॉपर वे के अंदर अमाउंट्स के साथ करेंगे। अभी आपने सिर्फ इसकी इंग्लिश देखनी है, डिटेल देखनी है, और उस परफॉर्मे की शक्ल को याद रखना है। फार्मूले के लिए आपने सबसे पहले तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पिक करने हैं, और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपने कहाँ से पिक करने हैं ये एक्सप्लेन किया हुआ है, वो 1000 है। वही आपने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स यहाँ से पिक करने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल आर के साथ। और स्मॉल आर क्या है वो आपने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है उसको देखा, ओके। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने डिवाइड करना है गुड यूनिट्स पर। और गुड यूनिट्स क्या हुए? जो टोटल यूनिट्स के अंदर आपके पास जो ना ख़राब हुए ना जले, जो साफ़ सुथरे यूनिट्स हैं उनको आपने बोलना है गुड यूनिट्स। और यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको कि जो गुड यूनिट्स हैं वो कैसे पता चलेंगे। अच्छे यूनिट्स वो हैं जो टोटल यूनिट्स में से आपके पास ऐसे यूनिट जो लॉस्ट हो गए हैं वो आप सब्सट्रैक्ट कर दें, बाकी सारे के सारे यूनिट्स गुड यूनिट्स कहलाएंगे। और उसका मतलब क्या हुआ कि जितने यूनिट्स भी आप लेकर आए उनमें से लॉस हो गए तो बाकी ठीक वाले यूनिट्स हैं, उन्हीं गुड यूनिट्स पे आपने इसको डिवाइड करना है। दोबारा फार्मूला चेक कर लें, नॉर्मल लॉस यूनिट्स वो भी बुक में यहाँ मेंशन होंगे, और फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल आर से, ये भी बुक में गिवन होगा, और फिर आपने डिवाइड करना है, डिवाइड किस पे? गुड यूनिट्स पे। और मैंने गुड यूनिट्स भी साथ में एक्सप्लेन कर दिया है कि वो यूनिट जो लॉस नहीं हुए, चाहे कहीं पे भी पड़े हुए हैं बस लॉस नहीं हुए, उनको आपने गुड यूनिट्स कहना है। और उसका निकालने का क्या तरीका है, जितने टोटल यूनिट्स थे उनको आप पिक करें, और लॉस यूनिट्स जो नॉर्मली लॉस्ट हुए हैं उनको माइनस कर दें, बाकी सारे गुड यूनिट्स हैं। इस पूरे फार्मूले का जो आंसर आया है वो सिर्फ इस तरफ लिखना है, और उसका नाम NL आप रख दीजिए, ओके। तो अब आपके पास ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को आपने यहाँ रुक के दोबारा याद करना है। ये इस तरफ वाली साइड कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद इन अमाउंट्स का आपने टोटल करना है, और दोनों कॉलम्स का अलग-अलग आपके पास टोटल आएगा। यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है वो इस पूरी कॉस्ट को आपने ऐसे सम अप करना है, और उसका नाम अभी फ़िलहाल चूँकि अमाउंट नहीं है तो कैपिटल T रख देते हैं। और जो इस साइड का टोटल करना है, चूँकि अभी हमारे पास अमाउंट नहीं है, उसका नाम आप स्मॉल t रख दें। T फॉर टोटल कॉस्ट है यानी, और जो पर यूनिट टोटल कॉस्ट होगी वो स्मॉल t है।
ओके जी, इस तरफ वाली जो साइड जो लेफ़्ट वाला पेज है इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर लेफ़्ट वाले पेज पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओके गाइस, अब राइट वाले पेज के ऊपर आप आएँ और यहाँ पर जो पहली हेडिंग आपने सॉल्व करनी है दैट इज़ कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है उसको आपने यहाँ अलहदा से कैलकुलेट करना है, उसको आप हेडिंग देनी है। ओके, और अब यहाँ क्या क्या लिखना है आपने उसके लिए भी स्टेप्स हैं। जो सबसे पहली लाइन है यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्लीटेड यूनिट्स और आपने उसको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल टी के साथ। और ये कैपिटल टी क्या है, हमने इसको आर्जी तौर पर एक नाम दिया हुआ है। जो यहाँ आपके पास टोटल आई होगी अमाउंट, उससे आपने इसको यहाँ पर स्मॉल टी हम करते हैं और मैं आपको उसकी जगह बताता हूँ कि आपने क्या उठाना है। ये आपकी तरफ से कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, पहले से हुई होंगी कैलकुलेशन। ये जो स्मॉल टी का टोटल आया होगा आपने यहाँ से इसको पिक करना है और मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ पर आप पोस्ट कर देंगे। ओके, कंप्लीटेड यूनिट्स कहाँ से मिलेंगे वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये भी बुक में अवेलेबल होंगे कंप्लीटेड यूनिट्स। और जो स्मॉल टी है वो यहाँ से आपने पिक करना है और अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करके इसके सामने आप रुपीज़ जो इसकी अमाउंट आएगी वो जो कुछ भी आ रही होगी वो आप अमाउंट यहाँ पे पोस्ट कर दें। ओके, अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे आपने वर्क इन प्रोसेस को पिक करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है दो चीज़ों के साथ। एक आपने स्मॉल आर के साथ और उसमें आपने प्लस करना है एनएल नॉर्मल लॉस। ओके, अब इन जगहों की भी पहचान करें ये कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो आप देखें वर्क इन प्रोसेस कहाँ है, वो हमने यहाँ से उठाना है। यहाँ पे वर्डिंग लिखी है यानी 1500 एग्जांपल के तौर पे। वर्क इन प्रोसेस के बाद आपने आर उठाना है, आर ये लिखा हुआ है स्मॉल आर, ये बुक में गिवन होगा। और आगे जो एन एल लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस, वो आपने ये इस फार्मूले से कैलकुलेट करके अमाउंट यहाँ लिखी होगी और इसकी भी अमाउंट को आप आगे ट्रांसफ़र कर दें और वो कोई भी अमाउंट होगी बस आप लिख दें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने दोबारा लिखना है वर्क इन प्रोसेस और इस वर्क इन प्रोसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है स्मॉल एम के साथ। और ये कहाँ से आएगा, अब इसको पहले चेक कर लें। वर्क इन प्रोसेस आपने जैसे ऊपर लिखा था, ये लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस 1500, वही आपने पिक करना है और उसको स्मॉल एम कहाँ लिखा हुआ है ये यहीं से ही क्वेश्चन में पिक करके आपने मल्टीप्लाई करना है और उसकी अमाउंट जो भी आए उसको सामने आपने पोस्ट कर देना है। जी, एक लाइन हो गई। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट दोबारा से वर्क इन प्रोसेस वही 1500 वाली अमाउंट पिक करनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल एल के साथ। और स्मॉल एल क्या आया हुआ है वो आप जब चेक कर लें। जो अमाउंट आपने यहाँ लिखी हुई है वही अमाउंट आपने पिक करनी है और यहाँ पे डाल देनी है। और फिर तीसरी चीज़ दोबारा वर्क इन प्रोसेस पिक करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है स्मॉल एफ़ के साथ। और स्मॉल एफ़ कहाँ है वो आपने यहाँ कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, उसी एफ़ को आपने कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है। सेकंड अमाउंट भी जो भी निकले वो यहाँ पोस्ट करें, थर्ड अमाउंट जो भी निकले उसे यहाँ पोस्ट करना है। ओके, अब आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मैटर है। जब आप इसको फाइनली टोटल करेंगे उस वो वाला जो टोटल आएगा वो ऑटोमेटिकली वही टोटल होगा जो आपने यहाँ टोटल कैलकुलेट किया हुआ है। इससे आपको 90% पता चल जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन ठीक है, यानी कि ये आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको मैंने कहा था कि जो इधर वाला पेज है उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। देखें ये अभी तक शेप इसकी बन रही है, ये लेफ़्ट वाले पेज के ऊपर आप देख रहे हैं और राइट वाले पेज को आप देख रहे हैं। ओके, और जो ये टोटल आया है ये थोड़ा आपने एक्स्ट्रा इसको कर देना है, बोल्ड कर दें, टोटल कॉस्ट आपके पास आएगी। इसके बाद जब ये स्टेप ख़त्म होता है तो फिर आपने नेक्स्ट एक और शेड्यूल बनाना है, उसका नाम है इक्विवेलेंट शेड्यूल। इक्विवेलेंट,
और स्केजुअल, और ये इक्विवेलेंट स्केजुअल क्या होगा, यहाँ पर आपने तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक, सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, आपने उसका नाम रख देना है इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल EM। फिर आपने कैलकुलेट करनी है इसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, उसका नाम इक्विवेलेंट ऑफ L रख दें। और फिर आपने कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट ऑफ FH, उसका नाम आप EF रख दें। सिर्फ सिंबॉलिकली इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे बाद में। ओके, थोड़ी लाइन की सेटिंग मैंने करनी थी, मैंने कहा आपका टाइम कम जाना चाहिए तो मैंने लाइंस की सेटिंग कर दी है। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल आपने निकालना है, सबसे पहले आपने 100% जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उनको पिक करना है। 100% कंप्लीटेड यूनिट्स, और वो कैसे आएंगे, वो आपको यहाँ पर आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जो 100% कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 7000, पहले आप उनको लिखेंगे। फिर उनमें आपने प्लस करना है वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स को, वो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एक चीज़ और इसके साथ दी होगी, वो इसकी परसेंटेज है। तो आपने जो परसेंटेज कंप्लीशन है, जगह कम होने की वजह से मैं सिर्फ सिंबल डाल देता हूँ, जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो आपने इसके साथ लिखनी है। ओके, और यूँ आपने जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल का आएगा। अच्छा, अब अच्छी बात यह है कि जो आपने यहाँ किया काम, वही काम आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर के लिए करना है, वही काम आपने इक्विवेलेंट ऑफ FH के लिए करना है, और इस तरह से आपने इनके आंसर्स कैलकुलेट करने। फ़र्क क्या हो सकता है, जब आप इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल निकाल रहे होंगे तो हो सकता है ये जो परसेंटेज कंप्लीशन लास्ट में लिखी हुई है ये मटेरियल की कुछ और होगी, यहाँ पर लेबर की कुछ और होगी, और FH की कुछ और होगी, यानी परसेंटेज कंप्लीशन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ सकता है। अदरवाइज़ ये सेम ही होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन में सेम होंगे, परसेंटेज अगर चेंज होगी तो तीनों का आंसर डिफरेंट होगा। नहीं, मैं थोड़े से कलर चेंज कर दिए हैं। अभी हमारे पास जो ये नीचे वाली जगह बची हुई है यही हमने फिल करनी है, और उसके लिए आपने जो कैलकुलेशन करनी है उसको हेडिंग देंगे पर यूनिट कॉस्ट की। ये हमारा लास्ट परफॉर्मा है इधर, पर यूनिट कॉस्ट, उसके कैलकुलेशंस आप यहाँ पर करेंगे। और तीन तरह की पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। एक को आप पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल का नाम देंगे, और ये कॉस्ट का सिंबल M है, और आपको याद होगा ऑलरेडी हम वहाँ पे लिख चुके हुए हैं। फिर आपने कैलकुलेट करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, और इसका सिंबल स्मॉल l है, वो रखेंगे। और उसके बाद आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FH लेनी, और इसका सिंबल स्मॉल f है जो आप लिखेंगे। ओके, ये तीन पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है, और इनके फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आपने सबसे पहले कैपिटल M टेक ओवर करना है और उस कैपिटल M को आपने डिवाइड करना है स्मॉल इक्वलेंट ऑफ स्मॉल m पे, आपने उसको डिवाइड करना है। ओके, और यहाँ पर आपका ये पहला फार्मूला, जो भी इसका आंसर आया होगा वो आपने नेक्स्ट वहाँ पे फॉलो करना है। ऑलराइट, यहाँ से गौर से देख लें, ये कैपिटल M। अब देखें, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपने यूज़ करना है। ये कैपिटल M बुक में दिया होगा, और ये इक्वलेंट ऑफ M आपने यहाँ खुद कैलकुलेट किया होगा। उन्हीं को बस आपने यहाँ पर लिखना है, और वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपने आंसर नेक्स्ट साइड के अंदर सिर्फ पोस्ट करना। उस आंसर का नाम भी आपको पहले से ही पता है, उस आंसर को आपने स्मॉल m, फ़िलहाल उसका आंसर का नाम स्मॉल m हम रख देते हैं। इस तरह से आपने जब लेबर की कैलकुलेशन करनी है तो उसमें भी आपने कैपिटल L को टेक ओवर करना है, और इसको डिवाइड करना है स्मॉल l पे, और इसका जो आंसर आएगा वो आपने नेक्स्ट पोस्ट करना है। और आंसर भी मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल l पहले से ही हमने तैयार किया हुआ है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो लास्ट है कैपिटल F आपने पिक करना है, और वो मैंने आपको जगह भी बता दी है, उसको डिवाइड करना है स्मॉल f के ऊपर,
और जो इसका आंसर आएगा वो आपने नेक्स्ट पोस्ट कर देना है और उसका नाम आपने स्मॉल f रखना है फ़िलहाल, बाद में तो अमाउंट आया करेगी। ओके जी, अब आप इसकी शक्ल देखें और मैं आपको इनकी जगह भी बता देता हूँ। ये जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर में कैपिटल L है, ये बुक में गिवन होगा, आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके होंगे। और जो आपने यहाँ पर इक्वलेंट ऑफ L है और यहाँ पर इक्वलेंट ऑफ F है। ओके, अब मैं आपको इनकी जगह दोबारा बता रहा हूँ कि जो कैपिटल L है ये यहाँ पर बुक में गिवन होगा और जो इक्वलेंट ऑफ L है वो यहाँ पर आपने कैलकुलेशंस की होंगी। इस तरह F जो है वो बुक में गिवन होगा, आपने उसकी अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लिखी होगी और जो इक्वलेंट ऑफ F है वो यहाँ पर कैलकुलेशंस की होंगी। अच्छा, अब मैंने आपको दोबारा बताया है कि आज का हमारा जो पर्पस था वो बेसिकली इस परफॉर्मिंग का इंट्रोडक्शन है। हमने अब तक सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, आपने सिर्फ इस परफॉर्मिंग की जगह याद करनी है, अपनी अपनी जगहों पे जहाँ लिखना है उनको आपने याद रखना है और फिर फाइनली जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो हम इसकी रोज़ प्रैक्टिस किया करेंगे। ये जो लास्ट पोर्शन है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। जैसे आपने पहले लिखा कैपिटल M, वो यहाँ बुक में गिवन होगा और ये लिखा हुआ है इक्वलेंट ऑफ M, जो आपने इस फार्मूले को लगा के कैलकुलेट किया उस पर आपने डिवाइड करना है। इस तरह से कैपिटल L ये बुक में गिवन होगा, उसकी अमाउंट आप ऊपर लिखेंगे और इक्वलेंट ऑफ L यहाँ इस फार्मूले से कैलकुलेट करके नीचे लिखेंगे। F जो होगा वो बुक में गिवन होगा और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे इक्वलेंट F जो यहाँ से आपने फार्मूले से कैलकुलेट किया हुआ। इनके सामने जब स्मॉल MLF आ जाएगा उसी स्मॉल MLF को आप यहाँ पोस्ट करेंगे। अब आप एक क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक हमारे पास ये आंसर नहीं आएगा। तो आप ठीक समझे हैं, यहाँ पर पहले आपने राइट वाले पेज का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है पहले आपने इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपने ये इक्वलेंट सॉल्व हो सकता है। यानी कि जो ये लेफ़्ट वाला पेज है ये तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक आप ये डाउनवर्ड दो कैलकुलेशंस जो हैं इनको कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक ये कोई भी पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? फिर आप लेफ़्ट वाले पेज पे ये सारा कुछ बना देंगे, राइट वाले पेज पे पहले आएंगे और ये वाली चीज़ें पहले कैलकुलेट करेंगे और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते वक्त यहाँ पर भी आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका पेज पूरा कंप्लीट होगा। ओके जी, अब आप इसकी पहले तो इसकी शक्ल पहचाने। आपने दो पेजेस यूज़ किए हैं, एक आपके पास ये लेफ़्ट वाला पेज है जिसको आपने पहले हमने सीखा और एक राइट वाला पेज है इसको हमने बाद में सीखा। आपने कॉपी का राइट और लेफ़्ट पेज इस तरह से यूज़ किया करना है और यूज़ करके दोनों पेजेस को फिल करना है। अच्छा, अब आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब हमने इस पूरे परफॉर्मे को देखा है तो परफॉर्मे को आपने ख़ुद दोबारा से अच्छी तरह से याद करना है, याद करके इसको लिखना है, तब हम इनको फार्मूलाज को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। होपफुली जब हम दोबारा मिलेंगे आपको परफॉर्मा ये पूरा का पूरा याद होगा।